हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेबस है वो ये है जेई मेन 2024 में थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेसेस, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चंस की काफी ज्यादा वेटेज होती है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये हैं। कार्नोट साइकिल हम कवर करेंगे, द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंट्रोपी एंड डेल्टा जी नॉट से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। डेल्टा जी नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की तरह एक कार्नोट इंजन भी होता है हमारे पास, और पहले हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। तो इंट्रोडक्शन क्या है कार्नोट साइकिल से वो समझते हैं। कार्नोट साइकिल एक्चुअली में थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो रिप्रेजेंट करती है द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन जो पॉसिबल हो सकता है। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी दे उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी कार्नोट साइकिल एक पेपर पर। ये एक्चुअली में 4 प्रोसेसेस कंटेन करती है। 4 प्रोसेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 4 प्रोसेसेस को समझना। मैं फिर से बता देता हूं, कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, थ्योरेटिकल साइकिल है जो हमें बताती है कि एफिशिएंट जो हीट इंजन है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ पॉसिबल हो सकता है, जो मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन है। ये 4 प्रोसेसेस कंसिस्ट करती है। 4 प्रोसेसेस कौन कौन सी है? पहली है आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड होगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो 2 एक्सपेंशन हो गए, एक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल मतलब क्या होता है आपको पता है? आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी जीरो। डेल्टा टी जीरो का मतलब टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। एडियाबैटिक में क्या है? कोई हीट फ्लो नहीं करती, मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या हो गया? जीरो, नो हीट फ्लो। फिर आते हैं सेम आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब की बार क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या है? यहाँ पे एडियाबैटिक जो है उसमें हीट कांस्टेंट रहती है। हीट कांस्टेंट मतलब हीट फ्लो नहीं करती है और कंप्रेशन होता है। तो ये 4 प्रोसेसेस आप देख सकते हैं। पहली आपके आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड है आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड या आप ऐसे कह सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी प्रोसेसेस को डिटेल में समझना। प्रोसेस 1 क्या कहती है? प्रोसेस 1 है आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब आइसोथर्मली चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब हम यहाँ पे गैस की बात करें तो चलिए कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं। द गैस एक्सपेंड्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो T1 रखा गया है। इस तरीके से टेम्परेचर को मैंने क्या मान लिया? T1, और ये टेम्परेचर T1 ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल। ये हीट करता है एब्जॉर्ब Q1। कितनी हीट एब्जॉर्ब की? Q1 फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर। कोई रिजर्वोयर है यहाँ पे, कोई सोर्स है हीट का जहां से ये Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो T1 मेंटेन रहता है, और आपका जो वर्क डन होता है इस केस में वर्क डन बाय द गैस, वो उसको कह देते हैं हम W1। तो जब जो W1 होगा वो होगा W1 इक्वल टू Q1। Q1 क्या था? Q1 था हमारी हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, जो किसी रिजर्वोयर से एब्जॉर्ब की गई थी। मल्टीप्लाई करेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। T1 जो टेम्परेचर है यहाँ पर, T1 क्या है? जो टेम्परेचर है जिसको कांस्टेंट रखा गया है, कंटिन्यूअसली T1 ही रखा गया है, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में। नेक्स्ट प्रोसेस आती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक मैंने आपको बताया था, नो हीट फ्लो। नो हीट फ्लो मतलब डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए? जीरो। डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि गैस एक्सपेंड करेगी कैसे? एडियाबैटिकली। गैस कैसे एक्सपेंड कर रही है इसमें? एडियाबैटिकली, मतलब गैस एक्सपेंड तो कर रही है, गैस की वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी, बट हीट फ्लो जीरो रहेगा, मतलब हीट चेंज नहीं रहेगा। सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम जो हीट चेंज रहता है वो जीरो रहेगा, मतलब डेल्टा क्यू जीरो रहेगा, मतलब Q2 माइनस Q1 जीरो रहेगा, मतलब Q2 बराबर Q1 रहेगा, मतलब हीट कॉन्स्टेंट है। हीट क्या है?
कांस्टेंट। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं विदाउट एक्सचेंजिंग हीट यहाँ पे गैस एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली और टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से लेके T2 तक। कहां से कहां? T1 से T2। सो वर्क डन जो इसमें इस केस में हमने बोला वो W2 बोला। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में वर्क डन हमने बोला W1। मैं लिख देता हूं यहाँ पे W1 किसके केस में था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और W2 किस केस में मैं बोल रहा हूं? एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है जी। W1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, W2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो W2 जो है वो होगा CV अपॉन R इंटू T1 माइनस T2। फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। W2 आपका क्या होगा? CV इज व्हाट? हीट कैपेसिटी। C इज व्हाट? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और CV का मतलब क्या है? अगर मैं लिखूं दोबारा से CV हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो CP माइनस CV है वो इक्वल टू होता है R। CV माइनस CV इक्वल टू किसके होता है? R। ये भी रिलेशन से आपको याद रखनी है। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया? W2 इज इक्वल टू CV अपॉन R मल्टीप्लाई विद T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ठीक है जी। T1 से टेम्परेचर चेंज हो रहा है T2 तक, मतलब T1 से कहां जा रहा है? T2 में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये अभी हमने प्रोसेस 2 डिस्कस की है। अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि होगी हमारी कौन सी? जो कि हमारी कौन सी होगी? एडियाबेटिक एक्सपेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है? गैस कंप्रेस की जाती है एडियाबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर T2 से T1 और वर्क डन होता है जो उस पर, उसे क्या बोलते हैं हम? W4। वो W4 का फॉर्मूला दिया गया है, W4 इज इक्वल टू CV अपॉन R मल्टीप्लाई विद T2 माइनस T1। ठीक है जी। ये हमारी 4 प्रोसेसेस हैं। पहली है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरी है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड है आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ जो ये वाली है ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर, एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की। जो एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की उसको दिया गया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ईटा से उसको हम डिनोट करते हैं और फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। दिस इज द एफिशिएंसी। ये रिप्रेजेंट करती है रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द इंजन टू द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर। मतलब जो रेशियो होता है वर्क डन का, ठीक है, एंड कौन कर रहा है वर्क? मैंने बताया था आपको, इंजन, हीट इंजन। ठीक है, ratio of the work done to the heat engine, एक सेकेंड, यस। सो मैं क्या कह रहा था? इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द हीट इंजन टू द हीट एब्जॉर्ब। जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है वर्क करने के लिए, कहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही है? कोई हीट का सोर्स रखा गया है, हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर को रखा गया है, जो हीट का सोर्स जो उसको हीट प्रोवाइड करता है। चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर, जो होगी एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को सिंबल है वो है S। एंट्रोपी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अभी ये है आपका स्कूल, ठीक है जी। स्कूल में मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे 10 कमरे, सेम इधर भी होंगे 10। अभी क्या हुआ? आप सभी ऐसे बैठे हुए हैं लाइन से, एकदम इस टाइप से बेंचेस पे, इस टाइप से। मैं एक कमरे के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। आराम से बैठे हुए हैं, एकदम से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अरेंजमेंट हुई पड़ी एकदम से अच्छे से। अभी क्या हुआ? छुट्टी के लिए बेल हो गई। क्या होगा? इस क्लासरूम से बच्चे बाहर आए, इससे भी बाहर आए, इससे भी बाहर आए, इससे भी बाहर आए, यहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। अब क्या हो गया? ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब ना ये पता लग रहा है 6th क्लास का कहाँ है,
नहीं पता लग रहा है 10th क्लास के बच्चों का है। सभी रैंडमनेस इंक्रीज हो चुकी है। मतलब पहले जो था वो एक तरह से ऑर्डर्ड था, ठीक है, अभी क्या हो चुका है, डिसऑर्डर हो चुके हैं। पहले रैंडमनेस कम थी, अब रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ने की वजह से एंट्रोपी बढ़ गई है। मतलब जो एंट्रोपी है उसको डिफाइन किया जाता है किसकी टर्म्स में, रैंडमनेस की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में, डिसऑर्डरनेस की टर्म्स में। सो जैसे जैसे बच्चे बाहर आते रहेंगे रैंडमनेस बढ़ती रहेगी, रैंडमनेस बढ़ती रहेगी, एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। और जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेयर के टाइम पे जब मॉर्निंग में प्रेयर होती है तो स्कूल में क्या होता है, आप सभी इस तरह से लाइंस में एकदम प्रॉपरली ऑर्डर्ड रहते हैं, अरेंज रहते हैं। मान लीजिए 6th क्लास की लाइन है, 7th की, 8th की, 9th की और 8th। अभी क्या हुआ, क्लासरूम में जाने के लिए एकदम से बोल दिया गया क्लासरूम में जाओ, तो क्या होगा, सारे बच्चे एक साथ इस टाइप से चलने लगेंगे और यहाँ पर जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डरनेस है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो पहले रैंडमनेस और जो डिसऑर्डरनेस जो कम थी, अब वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इसी को कहते हैं हम एंट्रोपी। इसी चीज से हम डिफाइन करते हैं एंट्रोपी को। तो गैसेस के केस में हम कैसे पढ़ेंगे, चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो क्वांटिफाई करती है डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को एक सिस्टम की। इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ वेज इन विच द एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मैं आपको जैसे डिफाइन कर चुका हूं, एंट्रोपी इज नथिंग दैट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस रहेगी, जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस रहेगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। मतलब एनर्जी एक सिस्टम की कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उस नंबर को ये क्या करती है, मेजर करती है। जो फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस वो दिया गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाय टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाय टी। यहां पे डेल्टा एस क्या है, डेल्टा मतलब चेंज और एस मतलब एंट्रोपी। तो ये क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी। dq is the infinitesimal amount of heat added to the system। infinitesimal आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होगी जब infinitesimally काम होता है, बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा। infinitesimal amount of the heat added to the system, बहुत ज्यादा कम अमाउंट। and T is the temperature of the system। तो यहाँ पे तीन फैक्टर हैं। dq जो है वो इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट है जो हीट एडिट की जाती है सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, डेल्टा एस वो चेंज इन एंट्रोपी है और टी है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टी क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेसेस के केस में टेम्परेचर को रखा जाता है कांस्टेंट, मतलब dt हो जाता है जीरो, मतलब डेल टी भी क्या होता है, जीरो। मतलब आप कह सकते हैं T2 माइनस T1 इजकल टू जीरो, मतलब आप कह सकते हैं T2 इजकल टू T1। इंटरेस्टिंग बात है। आप यहां से समझेंगे, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस जो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा एस इजकल टू क्यू बाय टी। डेल्टा एस क्या कर दिया हमने, क्यू बाय टी, और टी इज व्हाट, टी इज द टेम्परेचर, क्यू इज द हीट सप्लाइड भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब्ड भी हो सकती है, और डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक आ गया आपकी बार, मतलब नो हीट फ्लो। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। मतलब ना तो सिस्टम से सराउंडिंग आती है, ना सराउंडिंग से सिस्टम आती है, तो कोई भी हीट चेंज नहीं होता एडियाबैटिक के प्रोसेस में। सो जो एंट्रोपी चेंज रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे हम कैसे। जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय टी, या आप बोल सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाय टी। अब क्योंकि डी क्यू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हीट फ्लो नहीं हो रही है, डी क्यू हो गया जीरो, तो डेल्टा एस भी क्या हो गया, जीरो। मतलब उस केस में कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। ये इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए कि अगर हमारी प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं डेल्टा एस जीरो, तो मुझे लिखना होगा S2 माइनस S1 इक्वल टू जीरो, तो मुझे लिखना होगा S2 इक्वल टू S1। मतलब जो फाइनल एंट्रोपी है वो इनिशियल एंट्रोपी के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, जो फाइनल एंट्रोपी है वो इनिशियल एंट्रोपी के क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा है कि फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी के इक्वल है, तो इसका मतलब कोई एंट्रोपी चेंज
नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एंट्रोपी चेंज कहां पे हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं, इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस, रिवर्सिंग मतलब रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, एडियाबैटिक का मतलब नो हीट फ्लो, ठीक है, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। द एंट्रोपी चेंज कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला है आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, सी वी इज heat capacity at constant volume, heat capacity at constant volume, और T is the temperature, T is what, temperature, ठीक है जी, T is क्या हमारा, टेम्परेचर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट बात, जहां पे डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, सी इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड T1 T2 आर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T2 फाइनल टेम्परेचर, और Ln लॉग है, और Ln और लॉग के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है Ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, Ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो Ln होता है वो 2.303 लॉग के बराबर होता है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। जो नेक्स्ट बात होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो है वो है एंट्रोपी चेंज इन आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हैं डी पी इज इक्वल टू जीरो। अब आइसोबारिक प्रोसेस में क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इज नंबर ऑफ मोल्स, डेफिनेटली एन सी पी Ln T2 by T1। मतलब क्या लिख सकते हैं, NCP Ln T2 by T1। इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा S। व्हाट इज CP, CP इज मोलर नॉट मोलर, CP इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको ये रिलेशनशिप माइंड में रखनी है, CP माइनस CV इक्वल टू R, CP माइनस CV इक्वल टू R। चलिए देखते हैं क्या कहता है, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, जहां पे T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर, Ln को लॉग में आप इजीली चेंज कर सकते हैं, CP है आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो N इज द नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी। ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होगी एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, मतलब डीवी हो गया जीरो, वॉल्यूम क्या हो गई कांस्टेंट, मतलब डीवी क्या हो गया जीरो, मतलब डेल वी क्या हो गया जीरो, मतलब V2 माइनस V1 जीरो, मतलब V2 इज इक्वल टू V1। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू CV, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV Ln T2 by T1। CV is what? CV is the heat capacity at constant volume. Delta S is the change in entropy. And T1, T2 are the initial and final temperatures. ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट क्या होगा, आप यहाँ पर फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, डेल्टा S इज इक्वल टू CV Ln T2 by T1। चलिए एक बार इन फॉर्मुलेज को समराइज करते हैं, जो भी फॉर्मुलेज अब तक हमने पढ़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला कवर किया, सबसे पहले हमने कार्नोट साइकिल से स्टार्ट किया, और कार्नोट साइकिल में सबसे हमारे पास चार प्रोसेसेस थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला था W1 इज इक्वल टू Q1 T1 माइनस T2 बाय T1। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, W1 इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई विद T1 माइनस T2
अपॉन T1। एग्जैक्टली आप मैच कर सकते हैं। W1 इजकल टू Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये आपका क्या है फॉर्मूला, किसके केस में, जब प्रोसेस क्या है, जब प्रोसेस क्या है आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन है तो गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबैटिकली और फॉर्मूला हो जाएगा W2 इजकल टू CV अपॉन R T1 माइनस T2। तो फॉर्मूला क्या है आपका W2 इजकल टू CV अपॉन R। बताइए आगे क्या था, W2 इजकल टू CV अपॉन R T1 माइनस T2। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होगा W के लिए, ठीक है, W4 वो आपका हो जाएगा, जब हमने W4 देखा तो वो है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन CV अपॉन R T2 माइनस T1। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, CV अपॉन R T2 माइनस T1। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हमने कार्नोट साइकिल खत्म करके हम पहुंच गए नेक्स्ट बात पर, जो कि थी हमारी, बताइए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था, ईटा इजकल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, देखिए, ईटा इजकल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है जी, T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये आपका क्या हो जाएगा ईटा। चलिए अगर मैं मूव करूं नेक्स्ट बात पर, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा एंट्रोपी। एंट्रोपी के केसेस में आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो सबसे यही है कि डेल्टा एस इजकल टू होगा DQ बाय T। ठीक है जी, टोटल निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया गया वो आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस में हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर हीट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करें तो डेल्टा एस हो जाता है CV ln T2 बाय T1। इस केस में डेल्टा एस क्या हो जाता है CV मल्टीप्लाई विद ln T2 अपॉन T1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि डेल्टा एस इजकल टू CV इंटू 2.303 लॉग, लॉग के बाद क्या लिख सकते हैं T2 अपॉन T1। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इजकल टू 2.303 लॉग T2 अपॉन T1 और यहाँ पे CV। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इजकल टू मैं फिर से लिख देता हूं, डेल्टा एस इजकल टू CV ln T2 अपॉन T1। आप इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एस इजकल टू 2.303 लॉग T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई विद CV। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इजकल टू 2.303 CV लॉग T2 अपॉन T1 CV ln T2 बाय T1। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज इन आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें बस आइसोबार वाला आ जाएगा। वहां पे CV ln T2 बाय T1 था, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस इजकल टू n लगा देते नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और CP हो जाएगा, ln हो जाएगा और T2 बाय T1 हो जाएगा। जहां पर CV था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको ये रिलेशनशिप भी याद रखनी कि CP माइनस CV इजकल टू R, CP माइनस CV इजकल टू R। ठीक है जी, अगर CP माइनस CV अगर आपका R के बराबर है, चलिए इस यहां से CP की वैल्यू निकाल देते हैं, जो हो जाएगी R प्लस CV, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एस इजकल टू N, और यहाँ पे आ जाएगा CP की जगह R प्लस CV इंटू ln T2 अपॉन T1। जरा मुझे बताइए डेल्टा एस उस केस में क्या था, उस केस में था डेल्टा एस इजकल टू N CV ln T2 अपॉन
T1। देखो प्रोसेसेस दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस एन मल्टीप्लाई करिए अंदर आर प्लस एन सी वी एल एन T2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर दोबारा में मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एस इजकल टू एन आर एल एन T2 अपॉन T1 और प्लस प्लस एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1। आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस इजकल टू एन आर, या ऐसे लिख दीजिए 2.303 एन आर लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1। ठीक है जी, ऐसे आप इनको लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं NCV log T2 अपॉन T1, इसकी आप रिलेशनशिप निकालते हैं जो कि डेल्टा एस वो वाला है। ठीक है, तो वो भी आप इस तरीके से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंट्रोपी चेंज आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो उसमें आपको लगाना है डेल्टा एस इजकल टू CV ln T2 बाय T1। क्या फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एस इजकल टू CV ln T2 अपॉन T1। जब डेल्टा एस इजकल टू CV ln T2 अपॉन T1 होगा तो आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस है आइसोकोरिक। कैसी है, आइसोकोरिक, जिसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम वो 0 रहता है, मतलब dV क्या रहेगा 0, मतलब V2 बराबर क्या रहेगा V1। ठीक बात, तो डेल्टा एस इजकल टू क्या हो गया CV इंटू ln T2 बाय T1। आपको एक चीज तो पता ही है, P1 V1 इजकल टू P2 V2। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो आप ये भी लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन क्या होती है PV इजिकल टू nRT। मैं कहता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं P बाय T इजिकल टू कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं P1 बाय T1 इजिकल टू P2 बाय T2। तो आप लिख सकते हैं T2 बाय T1 इजिकल टू P2 बाय P1, तो इसकी जगह आप P भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, डेल्टा जी नॉट पर। तो अब तक हमने जो फॉर्मुलेज कवर किए हैं वो कुछ इस तरीके के फॉर्मुले, डेल्टा एस इक्वल टू CV ln T2 बाय T1। अब आता है आपका डेल्टा जी। डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो आप इसमें देख सकते हैं डेल्टा मतलब चेंज, जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, एंड नॉट मतलब चेंज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो जो डेल्टा जी नॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन को। ये इट इज ए मेजर ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। हमने करना है इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का मतलब क्या, डेल्टा मतलब चेंज, जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी और नॉट मतलब स्टैंडर्ड। नॉट मतलब क्या है स्टैंडर्ड। मैंने नॉट को क्या लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो नॉट है, डेल्टा मतलब चेंज हो गया, नॉट मतलब तो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे चेंज नहीं है, चेंज तो हो गया स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसको मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से। देखिए, इट इज ए मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो ये नोट लगाया गया है स्टैंडर्ड के लिए ही लगाया गया है, ये नोट लगा है ये किसके लिए लगा है स्टैंडर्ड के लिए। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस RT ln K। इसको आप n नंबर ऑफ मोल्स किए तो 1 मोल के लिए हो गया,
एन के लिए करना है तो माइनस एनआरटी एलएन के, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, माइनस एन आर टी एल एन को चेंज कर सकते हैं 2.303 लॉग के में, 2.303 लॉग के। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, और नॉट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, और आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, के मतलब कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू एक रिलेशनशिप है माइनस आर टी एल एन के। एल एन को हम चेंज कर सकते हैं लॉग में, कैसे, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो जब हम लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एल एन बन जाता है। तो एल एन की जो वैल्यू है वो 2.303 लॉग हम मान सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आ जाता है किसके, माइनस एन आर टी मल्टीप्लाई विद 2.303 लॉग के। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग के। ठीक है जी, इस तरह के रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है ये स्पॉन्टेनिटी को मेजर करता है केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड कंडीशंस में। डेल्टा जी बिल्कुल बताता है भाई, अगर डेल्टा जी 3 वैल्यू हो सकते हैं, देखो डेल्टा जी हो सकता है 0, डेल्टा जी हो सकता है नेगेटिव, और डेल्टा जी हो सकता है पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी 0 है तो जो रिएक्शन है, मतलब आप ये समझिए कि जो डेल्टा जी है वो G2 माइनस G1 है। मतलब जो डेल्टा जी है अगर वो 0 है तो जो G2 माइनस G1 है वो 0 है। मतलब G2 बराबर G1 है। मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो 2 और 1 की बराबर है, मतलब इनिशियल फाइनल के बराबर है। मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ना लिख के आप लिख देंगे पूरा इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब ये तो फर्स्ट वाले केस के लिए हो गया, इसके लिए सेकंड वाला केस में रेड कलर से कर लो, यहाँ पे सेकंड करते हैं। मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी लेस देन 0 है, मतलब G2 माइनस G1 लेस देन 0 है, मतलब G2 लेस देन G1 है, मतलब फाइनल वाली कम है और इनिशियल वाली ज्यादा है। तब जाके रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। अब थर्ड केस आता है, ब्लू पेन से करते हैं। डेल्टा जी क्या है जी, बताइए, पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका क्या मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। अगर आपका डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव, मतलब G2 माइनस G1 क्या हो गया, बोलिए। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब है डेल्टा जी होगी ग्रेटर देन 0। मतलब G2 माइनस G1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। मतलब G2 क्या हो गया, ग्रेटर देन G1। मतलब फाइनल वाला इनिशियल से बड़ा है। तो ये केस किसका होगा, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे जाके आप और भी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर डेल्टा जी इजकल टू है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ रिलेशनशिप बना सकते हैं। कैसे, कुछ केस होंगे यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, बताइए जल्दी। अगर डेल्टा जी क्या है, 0 है, तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे। मैं लिख देता हूं, डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब
रिएक्शन जो है वो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी, अगर आपका डेल्टा जी क्या है, अगर आपका डेल्टा जी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए कंडीशंस बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव करने की कंडीशंस बतानी है, मतलब इसको लाना नेगेटिव, तो पहली कंडीशन ये है कि डेल्टा एच छोटा हो जाए टी डेल्टा एस से और हो पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट हो नेगेटिव। ठीक है जी, मतलब डेल्टा एच हो पॉजिटिव, मतलब इस कंडीशन को फेवरेबल जो होगी वो होगी कि रिएक्शन होनी चाहिए एंडोथर्मिक और वीक एंडोथर्मिक होनी चाहिए, हाईली एंडोथर्मिक नहीं, लोअर एंडोथर्मिक। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंडोथर्मिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, वीक एंडोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेस होनी चाहिए। उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं टेम्परेचर होना चाहिए हाई और डेल्टा एस होना चाहिए कैसा, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होनी चाहिए। रैंडमनेस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। ये तो पहली कंडीशन होगी। और क्या हो सकता है भाई, अगर ऐसा हुआ डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, टी हाई है, तो टेम्परेचर और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा, और डेल्टा एच छोटा है तो ये कंडीशन कैसी बन जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। दूसरा केस हो सकता है कि डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो ऑलरेडी, और डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर मान लीजिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब जो टी डेल्टा एस वाला फैक्टर होगा तो रिजल्ट क्या रहेगा कि जो टी डेल्टा एस है वो रहेगा नेगेटिव। पक्की बात, क्योंकि माइनस का टी है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो रहेगा नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए, अगर नेगेटिव नेगेटिव को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव। आप यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हैं एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने ये रिलेशनशिप कवर की है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की, जहां पर आर एक गैस कांस्टेंट है, टी एक टेम्परेचर है केल्विन में, और के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं, रिलेशनशिप विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, वो रिलेटेड है डेल्टा जी से, इस इक्वेशन के द्वारा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नहीं कुछ पॉइंट्स क्या कहते हैं, और इन पॉइंट्स को डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मतलब ये पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर डेल्टा जी नॉट को बोला गया है माइनस आर टी एल एन की, मतलब माइनस आर टी एल एन को बोल देंगे 2.303 लॉग की, ये 1 मोल के लिए बात हो रही है, एन मोल के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो डिपेंड करती है के पे। अगर आर हमारा कांस्टेंट है, टी हमारा मान लीजिए कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो डिपेंड करेगी के पे। अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा रही, अगर के रहा 1 से ज्यादा,
मतलब के रहा पॉजिटिव, है ना, 1 से ज्यादा। सो डेल्टा जी नॉट आएगा नेगेटिव, इंडिकेटिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहां से डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा 1 से ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 रहा तो हो जाएगा 0, और उस केस में डेल्टा जी नॉट हो जाएगा 0, और अगर डेल्टा जी नॉट हो गया 0 तो मतलब रिएक्शन चली जाएगी इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, दूसरे केस पे आते हैं। इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन के। दूसरा केस है के होना चाहिए 1 के बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया के 1 के बराबर हो गया। के 1 के बराबर हो गया तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन 1 हो गया, के की जगह रखेंगे 1, और एल एन 1 क्या होता है 0, मतलब डेल्टा जी नॉट मान लीजिए इसको 2.303 कर लीजिए, -2.303 आर टी लॉग के, और लॉग के क्या होता है log 1 0, तो डेल्टा जी नॉट क्या आ गया 0, log 1 is equal to 0. That means reaction is at equilibrium. रिएक्शन किस पे है इक्विलिब्रियम। अब आता है के अगर लेस देन 1 है तो डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव और रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट केस है कि जो डेल्टा जी नॉट है वो है -RT के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा जी नॉट -RT के बराबर है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जो के है वो बोल दिया लेस देन 1, मतलब के बोल दिया नेगेटिव, के क्या कह दिया नेगेटिव। अगर के नेगेटिव है मतलब लेस देन 1 है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर कैसा हो जाएगा, तो रिएक्शन इस केस में कैसे हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। समझने वाली बात जो है वो ये है कि हमने 3 केस बताए और डेल्टा जी और के को रिलेट किया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो कि थी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT के, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT के। इस इक्वेशन का अकॉर्डिंग के 0 हो सकता है, के 1 हो सकता है, के ग्रेटर देन 1 हो सकता है, के लेस देन 1 हो सकता है, और के 1 हो सकता है। अगर के ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 होने पे, मतलब के क्या है के अगर ग्रेटर देन 1 है तो के है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट आएगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। के अगर लेस देन 1 है मतलब के इज नेगेटिव, तो डेल्टा जी नॉट आ गया पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी नॉट हो गया ग्रेटर देन 0, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस नहीं है नॉन स्पॉन्टेनियस। के 1 है तो डेल्टा जी नॉट है 0, क्योंकि के 1 है, क्योंकि एल एन 1 0 होता है, क्योंकि log 1 0 होता है, तो अगर डेल्टा जी नॉट 0 हो तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी।
ये है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा जी नॉट। कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कैलकुलेशंस डेल्टा जी नॉट की कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करेंगे। तो जो डेल्टा जी नॉट है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एन डेल्टा जी नॉट एफ प्रोडक्ट्स का माइनस सिग्मा एन डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स का, जहां पर डेल्टा जी नॉट एफ जो है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है। मतलब जो डेल्टा जी नॉट की कैलकुलेशन है वो इस तरीके से की जाती है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का नंबर, मतलब सिग्मा एन डेल्टा जी नॉट एफ फॉर्मेशन किसकी, प्रोडक्ट्स की, उसमें से माइनस कर देंगे, आप यहां पर देख सकते हैं सिग्मा एन डेल्टा जी नॉट एफ रिएक्टेंट्स की, सिग्मा एन डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स की। ठीक है जी, तो यहां पे आ चुका है हमारे पास डेल्टा जी नॉट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट जो प्रोडक्ट्स का होगा उसमें से माइनस कर दीजिए डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स का, जहां पे डेल्टा जी नॉट जो एफ है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है। अब स्टैंडर्ड जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्या होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी इज जी, डेल्टा इज द चेंज। अब क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन से तो डेल्टा जी नॉट हो गया, क्या हो गया डेल्टा जी नॉट। ये कब होगा, जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा इसके एलिमेंट से उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, एलिमेंट्स लिए उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंट्स उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में, और जब उनको क्या करा जाएगा, एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में लेने के बाद 1 मोल लेना है, उनका जो अमाउंट लेना है वो 1 मोल लेना है। तो यहाँ पर जो बन के आएगा वो क्या होगा, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड वाली वैल्यू होगी, मतलब जो यहाँ पर आएगा कंपाउंड वो उस जिन एलिमेंट से बना है वो स्टैंडर्ड स्टेट वाली होगी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इज फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है एवरीवन, चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ, फिर सेशन को हम एंड करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस तरीके से हैं, हमने आज पढ़ा कार्नोट साइकिल, जिसमें हमने 4 प्रोसेसेस पढ़ी मेनली। पहली थी, बताइए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है जी, ये थी हमारी कार्नोट साइकिल की 4 प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने पढ़ा था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको ईटा से हमने डिनोट किया था। वहां पर हमने कुछ फॉर्मुलेज दिए थे, फिर हमने कुछ फॉर्मुलेज के कुछ इन प्रोसेसेस के फॉर्मुलेज पढ़े थे, और उसके बाद हमने कवर किया था एंट्रोपी। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एंट्रोपीज के कुछ फॉर्मुलेज और एंट्रोपी के रिलेशन डेल्टा जी के साथ, और उस बेस पर कुछ क्वेश्चन। एक हमने फॉर्मूला दिया था एंट्रोपी का, जो कि दिया डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाय टी। इस फॉर्मूले के बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पता लग रहा है डी क्यू इक्वल टू टी डेल्टा एस,
तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर, ठीक है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेल्टा जी और डेल्टा एस की रिलेशनशिप। डेल्टा जी और डेल्टा एस की रिलेशनशिप, जो कि आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि डेल्टा जी और डेल्टा एच की डेल्टा एस की रिलेशनशिप होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको बोलते हैं हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या कहते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया, हमने आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेट किया और नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेडब्ल्यू एग्जाम्स के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।